बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, जो इंटरमीडिएट का उत्प्रेषण यानी सेंट ऑफ एग्ज़ाम चल रहा है उसका आंसर की लेकर के उपस्थित हूँ। आज मेरे पास जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री यानी इतिहास। बहुत सारा इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड के लिहाज से अगर आप इसको देखें तो क्योंकि बहुत नया क्वेश्चन भी पूछा गया है इस बार, कुछ टफ क्वेश्चन भी था, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो फाइनल एग्ज़ाम यानी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। एक्सप्लेन करने के साथ एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तब तो सोने पे सुहागा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते ज़रूर हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक ज़रूर करें, कमेंट हो सके तो कमेंट भी करें और बताएं कि आपका कितना सही हुआ बोर्ड यहाँ जो एग्ज़ाम चल रहा है अभी। तो चलिए देखा जाए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। टफ क्वेश्चन भी था, इजी भी क्वेश्चन था, कुछ नया क्वेश्चन भी था, तो इसलिए आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। पहले क्वेश्चन में कह रहा है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। ये किस नदी के किनारे था? तो सिंधु नदी के किनारे। और ये किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता का राजधानी, जुड़वां राजधानी भी कहा जाता है। और यहीं से सबसे बड़ा स्नानागार और अन्नागार प्राप्त हुआ है। और कांस्य की नर्तकी। राय बहादुर दयाराम सैनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो दयाराम सैनी, जिसको DR सैनी भी कहते हैं, इसने हड़प्पा का खोज किया था जो रावी नदी तट पर है। 1921 ईस्वी में किया था, आप लोगों को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। हालांकि इस सभ्यता में लोहा का कोई ज्ञात नहीं था, यानी लोह युग नहीं था, ये कांस्य युग था। ठीक है, अगला देखते हैं चौथे नंबर में क्या कह रहा है। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आ गया क्वेश्चन, लोहा का ज्ञान इस सभ्यता के लोगों को नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? आ गया मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। और सबसे बड़ा अन्नागार, स्नानागार भी यहीं से प्राप्त हुआ है। और शब्द भी देखिएगा, मोहनजोदारो जो लिखा हुआ अंग्रेजी में हो या हिंदी में, ये सबसे बड़ा शब्द होता है, तो ये पकड़ने का एक तरीका है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो मैंने चर्चा किया था, हड़प्पा जो है इसका खोज दयाराम सैनी ने 1921 ईस्वी में किया। ये रावी नदी के तट पर है और ये दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, सिंधु घाटी में हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम सैनी ने किया जो रावी नदी के तट पर 1921 में। और मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी ने किया था, RD बनर्जी जिसको कहते हैं, 1922 में इसके बाद हुआ। अशोक के किस शिलालेख से कलिंग विजय का प्राप्त हुआ? तो अशोक के जो शिलालेख है वो 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध जो 261 ईस्वी पूर्व में अशोक और कलिंग के बीच लड़ा गया था। इसी के बाद अशोक का जो है विचार परिवर्तन होता है, मन परिवर्तन होता है और वो हिंसा को छोड़ करके अहिंसक मार्ग पे चलता है और धम्म का प्रचार करता है, बौद्ध धर्म को अपनाता है। समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में है? तो ये हरिसेन का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसी में समुद्रगुप्त का वर्णन है। गुप्त वंश के ये सम्राट थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट शेयर करना न भूलें। इंडिका की रचना किसने की? तो मेगास्थनीज जो था एक यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। ये 325 ईस्वी पूर्व से में आया था, 305 ईस्वी पूर्व में आया था और भारत में रहा था ये 298 ईस्वी पूर्व तक। और उस समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का जो शासक था, संस्थापक था, उसी का शासन था। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और अशोक का पिता था। ठीक है, मौर्य वंश का था ये। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित कर गद्दी हासिल की थी? तो नंद वंश के घनानंद को 321-22 ईस्वी पूर्व में हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त या चाणक्य कहते हैं, उसकी सहायता से और चाणक्य को ये अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं। अगला देखते हैं, अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? तो अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध ग्रंथ है और यहीं से 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथ है। मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की जो शुरुआती राजधानी थी वो राजगिरी थी। हालांकि बाद में इसको उदयन ने पाटलिपुत्र भी किया था, लेकिन मगध की शुरुआती जो राजधानी थी वो राजगिरी, जिसको गिरिव्रज भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा।
नालंदा महाविहार किसने बनाया था? नालंदा विश्वविद्यालय हो, नालंदा महाविहार हो, इसको कुमारगुप्त ने, गुप्त के कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था, जो गुप्त वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अगला देखते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक हैं। ये राजनीति संबंधी एक किताब है, अर्थशास्त्र नाम जरूर है लेकिन ये प्रशासन और राजनीति से रिलेटेड है। इसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है, क्योंकि कौटिल्य जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने मदद किया था, जिसके बल पर चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना 321-22 ईस्वी पूर्व में किया था। तो कौटिल्य को ही चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना जो है ये महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया संस्कृत भाषा में, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सल्लेखन किस धर्म का मृत्यु विधान है? तो सल्लेखन जो है ये जो है जैन धर्म का मृत्यु विधान है। इसमें क्या होता है कि मौत के निकट पहुंचा जाता है भूखे रह करके। जैसा आपने पढ़ा होगा कि जो बिंबिसार था हर्यक वंश का संस्थापक, उसने अपना जो जान त्याग किया था या देह त्याग किया था या मृत्यु प्राप्त किया था भूखे रहकर। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों की संख्या कितनी है? तो ये 84,000 है अशोकों द्वारा बनाए गए स्तूपों की संख्या पूछ रहा है, प्रमुख नहीं पूछ रहा है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध जिसकी का जो जन्म है 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के तराई में लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था और इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और उसके बाप का नाम सिद्धार्थ था। अगला देखते हैं प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति जो है महात्मा बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद यानी 483 ईस्वी पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में राजगिरी, या जिसको आप लोग गिरिव्रज कहते हैं, वहीं पर हुआ था। ठीक है, अजात शत्रु के शासनकाल में अजात शत्रु जो था ये हर्यक वंश का शासक था। तो सबसे पहला इसके काल में हुआ है, दूसरा जो है आपका कालो अशोक के काल में, तीसरा जो है अशोक के काल में और चौथा जो है वो कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है? तो हीनयान तथा महायान जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति में जो अशोक के समय हुआ था उसी में बौद्ध धर्म जो है दो संप्रदायों में बढ़ जाता है, हीनयान तथा महायान। ठीक है, और जो जैन धर्म है उसमें दो संप्रदाय है, श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र का नाम सुना होगा आपने, प्रथम बौद्ध जो जैन संगति उसका अध्यक्ष वही था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है ये वैशाली के पावापुरी में हुआ था, बिहार में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी के अनुसार जो है ये जो है जन्म जो हुआ था वो 540 ईस्वी में और बहुत सारे बुक में 599 ईस्वी में माना जाता है, क्योंकि वो बुद्ध से पहले थे। त्रिपिटक संबंधित है, तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। पिटक का अर्थ होता है टोकरी, त्रि माने होता 3 टोकरी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें है सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। विनय पिटक और सुत्त पिटक जो है यह पहली बौद्ध संगति में हुआ और अभिधम्म पिटक जो है ये चौथी बौद्ध संगति में, दूसरी और चौथी में, सॉरी। अकबर का शासनकाल क्या था? तो अकबर का शासनकाल क्या था, मतलब कब से कब तक था? तो हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 ईस्वी में 14 वर्ष की अवस्था में अकबर शासक बनता है और 60 ईस्वी तक बैरम खां इसका संरक्षक रहता है। 1605 ईस्वी में या अपनी मृत्यु तक 49 वर्षों तक मुगल वंश का शासक रहता है। ठीक है, 1556 से 1605 ईस्वी तक। इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा जहांगीर, जिसको सलीम कहा जाता है, वो गद्दी प्राप्त करता। दस्तूर क्या था? तो अकबर द्वारा जो नकदी भूमि कर जो था यानी लैंड टैक्स था, ये नकदी लेने के लिए इन्होंने दस्तूर लागू किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। संसब किस धातु से बना सिक्का था? तो संसब को भी अकबर ने चलाया था, जो शुद्ध सोना का सिक्का था। ऑप्शन ए सबसे बड़ा सिक्का था सोना का। भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था, तो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था भारत में और सबसे पहले प्रयोग करने वाले अकबर थे। और तंबाकू पर प्रतिरोध जो लगाने वाले या उसको रोक लगाने वाले अकबर के बेटे जहांगीर थे, जिसको सलीम कहा जाता। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक था, और मोहम्मद गौरी का ये क्या था, दामाद और दास था। इसी ने किया था, बाद में इसके वो पूरा इल्तुतमिश ने किया था।
तुझके जहांगीरी की रचना किसने की? तो फारसी भाषा में तुझके जहांगीरी की रचना जहांगीर ने स्वयं किया था। तो ऑप्शन सी, इसी को सलीम कहा जाता। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां को ने ताजमहल का निर्माण कराया। दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, इसका निर्माण, और लाल किला जो है दिल्ली का, इसका भी निर्माण था शाहजहां ने कराया। शाहजहां के शासनकाल को, मुगल शासनकाल को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मुगल दरबार में अभिवादन के कौन से तरीके थे? तो कॉर्निश, सिजदा, पाइबोस, ये सभी था मुगल दरबार में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का संबंध जो है वो बिहार के पटना से, पटना साहिब में इसका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। अगला देखते हैं, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने ही, जो 10वें गुरु थे, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और कब की थी? तो 1699 ईस्वी में। 66 में जन्म हुआ, 99 में इसका ये 10वें गुरु थे, ये भी याद रखिएगा। जामा मस्जिद कहाँ है? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जो दिल्ली में है, जो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। अगला देखते हैं, जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो जहांगीर ये अकबर का बेटा था, सलीम के नाम से प्रसिद्ध था। अकबर इसको शेखू नाम से पुकारते थे, और इसने अकबर की गद्दी प्राप्त की अकबर की मृत्यु के बाद, और अपनी मृत्यु 1627 ईस्वी तक ये शासन करता रहा। हालांकि इसके शासन के दौरान इसकी जो वाइफ थी नूरजहां, जिसको इसने मेहरुन्निसा का नाम दिया था नूरजहां, उन्हीं का वर्चस्व रहा। अनारकली जिसका खूब कहा जाता था। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो घाघरा का युद्ध जो है 1529 ईस्वी में हुआ था। बाबर और जो है ये जो इब्राहिम लोदी का जो भाई था चचेरा, वो महमूद लोदी के बीच में इन्होंने बिहार की गद्दी संभाल ली थी, वहीं पर हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तानसेन किसके दरबार के प्रख्यात गायक थे? प्रख्यात गायक थे ये अकबर के। तानसेन को जो है, जो अकबर ने अपने नवरत्नों में शामिल किया था। तानसेन जो है बहुत बड़े संगीत वादक थे, संगीतज्ञ थे। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था ये आपका 1548 ईस्वी में, 1536, 1565, 1548, तालीकोटा का युद्ध। ये मेरे ख्याल से 1500 तालीकोटा का युद्ध किन के बीच हुआ था? अकबर और इनके बीच में। मेरे ख्याल से 1965 होगा, 1500, आप लोग देख के कमेंट कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 में विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, जो पहले मोहम्मद बिन तुगलक के कब्जे में आए थे, और उसके बाद बलात् उनको मुस्लिम बनाया गया था। लेकिन फिर से दोबारा ये जा करके स्वामी विद्यारण्य के संपर्क में आने के बाद फिर से हिंदू बने, और 1336 ईस्वी में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी हम्पी थी। और विजयनगर में 4 वंशों ने शासन किया, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविडू वंश। तेनाली राम का संबंध किस साम्राज्य से था? ये विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव प्रथम के ये क्या थे, समय में थे, विजयनगर साम्राज्य से इसका संबंध हुआ। अमुक्तमाल्यद किसने लिखा था? तो ये अमुक्तमाल्यद को लिखने वाले कृष्णदेव राय थे। इसको तमिल साहित्य का जो है ये फेमस बुक है, प्रसिद्ध बुक है। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो ये जो है आपका विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो गया। विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कोंटी। ठीक है, ये देवराय प्रथम के समय में आया था, जबकि अब्दुल रज्जाक इसके बाद आया था। यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते, अफनासी निकेतन किस देश का निवासी था? अफनासी निकेतन जो है वह 1475 ईस्वी में भारत आया था। ये रूस का नागरिक था, रूस का मूल निवासी था। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो 1505 ईस्वी में जो है सालू वंश के अंतिम शासक की हत्या करके वीर नरसिंह राय ने तुलु वंश की स्थापना की। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हम्पी को यूनेस्को ने कब पुरातत्व स्थल घोषित किया? हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, इसको पुरातत्व स्थल ने 1986 ईस्वी में क्या किया? पुरातत्व स्थल घोषित किया यूनेस्को ने। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी हस्तानवती में, यानी विजयनगर साम्राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
कबीर किससे के शिष्य थे यानी स्टूडेंट थे, तो डिसिपल थे, तो ये रामानंद के हो जाएंगे, रामानंद जी के। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे, तो विष्णु के उपासक थे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है आगरा से दूर फतेहपुर सिकरी में, इसी के दरबार में जाकर अकबर ने मिन्नत मांगी थी, जिसके बाद उनको बेटा हुआ था जहांगीर, जिसको वो प्यार से सलीम या शेखू कहते थे, इसी सलीम चिश्ती के नाम पर उसका नाम सलीम पड़ा था। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी, तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। कबीर का जन्म कब हुआ था, तो कबीर का जन्म यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि कबीर का जो जन्म हुआ था वो 1456 संवत में हुआ था, और 1398 ईस्वी में, कहीं कहीं 1440 ईस्वी दिया जाता है, तो यहाँ 1456 ईस्वी दिया हुआ, संवत दिया हुआ होता तब आपका सही होता। अगला देखते हैं किताबुर रहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो किताबुर रहला में इब्न बतूता की, जबकि अलबरूनी जो है इसका किताब का नाम है किताबुल हिंद या भारत की खोज, भारत है नहीं की खोज, किताबुल हिंद। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको क्रूर बादशाह कहा जाता है। एल्फिंस्टन महोदय ने इसको पागल बादशाह कहा है, क्योंकि ये राजधानी परिवर्तन करने के लिए बदनाम था, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद सांकेतिक मुद्रा चलाने के लिए और विशाल सैन्य संगठन करने के लिए ये बदनाम था, इसी वजह से इसको पागल बादशाह कहा जाता है। हालांकि ये दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बादशाह था। फायान किस देश का यात्री था, तो फायान जो है सबसे पहले भारत आया था, चीनी यात्री था यह, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। सिद्धू कानू किस विद्रोह के नेता थे, संथाल विद्रोह, जो 1555-56 ईस्वी में, इसी के जो नेता थे सिद्धू कानू, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यहाँ पर संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1555-56 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, किसके बीच, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर की दगाबाजी की वजह से प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। लॉर्ड क्लाइव अंग्रेजों के सेनापति थे। अस्थायी बंदोबस्त का जुड़ाव हुआ था, अस्थायी बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। बिहार और बंगाल उड़ीसा क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था, इस वजह से इसको अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। व्यापकता की सिद्धांत या हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कहते हैं, इसको किसने पारित किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा था। इसने प्रमुख काम किया था, उसमें से हड़प नीति को लागू करना, रेलवे की स्थापना, डाक व्यवस्था की स्थापना, ये सब इनके द्वारा किया गया था। अगला आते हैं भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत आया, जो एक पुर्तगाली नाविक था, तो यहाँ पर आंसर ए बिल्कुल सही है। तात्या टोपे को फांसी की सजा कब दी गई, तो तात्या टोपे जो है ये नाना साहेब की तरफ से 1857 के विद्रोह में लड़े, तो उसके सेनापति थे कानपुर से, ठीक है, और इनको पकड़ करके 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, यहाँ वेलेस्ली लिखा, वेलेस्ली भी लिखते हैं इसको। सहायक संधि का पारित किया था, लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल 1798 से 1805 ईस्वी के बीच था, यानी वो गवर्नर पद पे थे। सती प्रथा किस गवर्नर जनरल के प्रतिबंध पर प्रतिपादित किया गया या इसको प्रतिबंधित किया गया, तो ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अंत किया। सती प्रथा होता क्या है कि पति के मृत्यु पर पत्नी को भी जिंदा उसी में उसके चिता के साथ जला दिया जाता था। डाक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, डाक अधिनियम जो है ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854 ईस्वी में पारित हुआ। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, पीर अली ने किया था, जबकि जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, यहाँ भाग लेने की बात कर रहा है, तो यहाँ बेगम हजरत महल, अजीजम बाई, झलकारी बाई, इन सभी ने भाग लिया था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से पुकारा जाता था, मणिकर्णिका, छबीली, मनु, इनमें से सभी नाम हो जाएगा। इधर का क्वेश्चन आधुनिक भारत का आप लोगों को थोड़ा आसान लगा होगा। झोंकनबाग हत्याकांड 8 जून 1857 को कहाँ पर हुआ था, झोंकनबाग झांसी में, यहीं पर जो है हत्याकांड हुआ था। अगला देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है, 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया, जो बम्बई में अवस्थित है। अगला देखते हैं, कलकत्ता में अंग्रेजों के किलेबंदी बस्ती का क्या नाम था, कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया कासिम बाजार में।
अगला, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया था और सबसे बाद में ये पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए, सबसे बाद में गए थे। 1961 ईस्वी में इन्होंने पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ा था। 7 द्वीपों की नगर किसे कहा जाता है? तो बम्बई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 17 मई 1498 ईस्वी को यह कालीकट पहुंचा था, जहां का राजा जमुरीन था। इसको आने में अब्दुल मजीद नामक नाविक ने केप ऑफ गुड होप में यानी दक्षिण अफ्रीका में इसका सहायता किया था, रास्ता बताया था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ, जबकि मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के दिल्ली में गोली मारने से हुई। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण में 1917 ईस्वी में। राजकुमार शुक्ला ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन से दावत किया और वहाँ पर जो तिनकठिया पद्धति था उसको समाप्त करने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण योगदान किया। वो भारत में उसका पहला योगदान था। सत्य और अहिंसा पर आधारित ये सत्याग्रह था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी तट पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने के साथ आरंभ हुआ। 1930 से 1934 तक चला। इसका 2 चरण है, 1930 से 31 में 5 मई 1931 को गांधी और इरविन के बीच में दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट होता है, उसके बाद स्थगित कर दिया जाता है। फिर 1931 के लास्ट दिसंबर 1931 से यानी 32 में माना जाता है, फिर 32 से 34 तक चलता है। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1917 ईस्वी में फिर से हो गया, वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इस दिन भारत में जो है प्रवासी दिवस 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है। 1893 में अब्दुल्ला भाई का, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, व्यापारी थे, उनका केस लड़ने के लिए गांधी जी अफ्रीका गए थे और 1915 ईस्वी तक अफ्रीका में ही थे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान महात्मा गांधी ने किया था, दिया था डू और डाई का नारा। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। नमक कानून किसने तोड़ा था? तो महात्मा गांधी ने गांधी तट पर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। साबरमती आश्रम से 12 मार्च को निकले थे दांडी तट के लिए, दांडी यात्रा के लिए, जिसको दांडी मार्च, दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। सर की उपाधि किसने वापस की? तो सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दी थी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला देखते हैं, टू नेशन थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? टू नेशन थ्योरी को मोहम्मद अली जिन्ना, इसी को कहते हैं द्विराज सिद्धांत या टू नेशन थ्योरी दे करके थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है। कृषि में 3 कठिया पद्धति कहाँ थी? कृषि में 3 कठिया पद्धति चंपारण में क्या था? चंपारण के किसान को अपने 20 कट्ठा जमीन के 3 कट्ठे में यानी 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेजों को, इस वजह से इसको 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। तो चंपारण में 1917 ईस्वी में गांधी ने चंपारण सत्याग्रह करके इस 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, वहीं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। अगला, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 ईस्वी को भारत आया था, जो असफल रहा था, जिसके बाद असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? क्लेमेंट इटली ने, जो लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे। लेबर पार्टी से इंग्लैंड में 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लेबर पार्टी का सरकार बनता है, इटली उसके प्रधानमंत्री बनते हैं। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया? प्रथम स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे इन्होंने 14 अगस्त 1947 को 12 बजे से पहले ही आज़ाद हुआ था, इसलिए मना लिया। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1938 में निर्विरोध, फिर 1939 में चुने गए, यानी ए और बी दोनों होगा। अगला देखते हैं, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम था? तो माउंटबेटन योजना का परिणाम था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजागोपालाचारी, ये प्रथम भारतीय भी थे और स्वतंत्र भारत के भी प्रथम थे। 16 भारतीय गवर्नर यहाँ पूछा भी है।
16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने मनाया जाता था किस दिन? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में, डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में इन्होंने मनाया था मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दो है। राष्ट्रगान के रचनाकार जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। इसकी पुस्तक जो है गीतांजलि वहीं से लिया गया है। जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इसने क्या लिखा है? आपका राष्ट्रगीत लिखा जो वंदे मातरम है। इसकी कौन सी पुस्तक से लिया गया है ये आप लोग कमेंट करके बताएं। जो बंकिम चंद्र चटर्जी की कुछ पुस्तक से राष्ट्रगीत लिया गया जो वंदे मातरम है। तो इस तरह से ये 100 के 100 ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव, इसलिए आप लोग एक बार ज़रूर देख लें, शुरू से अंत तक अच्छे से देख लें ताकि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है वो सही जाए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।